चाचा भतीजे के बीच सियासी घमासान जारी है और इस बीच अजीत पवार और शरद पवार दोनों गुटों ने खुद को असली एनसीपी बताना शुरू कर दिया है। दोनों गुटों की मुंबई में अलग अलग जगह पर बैठक भी हुई, जिसमें चाचा भतीजे ने एक दूसरे को अपनी अपनी ताकत दिखाई और इस शक्ति प्रदर्शन में भतीजे अजीत पवार का पलड़ा भारी नजर आया। अजीत पवार के गुट ने यह भी दावा किया कि उनके पास एनसीपी के 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। इस बैठक में अजीत पवार ने यह भी कहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी के बिना कोई पर्याय नहीं है। बुधवार को महाराष्ट्र की राजनीति में ताकत का लाइव शो चला। एनसीपी में दो फाड़ हो चुके नेताओं की अलग अलग बैठकें बुलाई गई। एक तरफ शरद पवार की बैठक, दूसरी तरफ अजीत पवार की बैठक। मंगलवार को दोनों नेताओं ने अलग अलग व्हिप जारी कर बैठक बुलाई थी। अजीत पवार के साथ मंच पर प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सांसद सुनील तटकरे समेत पार्टी के कई नेता मौजूद नजर आए। एनसीपी नेता अजीत पवार की मीटिंग वाली जगह पर एक बड़ा हॉल बनाया गया था, जिसमें सभी लोगों से एफिडेविट पर साइन कराया गया। इस एफिडेविट पर लिखा गया है कि सभी लोग अजीत पवार के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। अजीत पवार के गुट ने दावा किया कि उनके पास एनसीपी के 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। आप देखेंगे ना, स्टेज नीचे कितने बैठते हैं, स्टेज के ऊपर बैठते हैं, कार्यकर्ता कितने देख रहे हैं ना आप देख लीजिए ना। सर, यहाँ पे काउंटर लगाए गए हैं जो कार्यकर्ता उनका डाटा कलेक्ट करने के लिए। अब उनके ऊपर जबरदस्ती तो नहीं है। आप ये देख रहे हो, बोलते कि लोग फंसाकर सिग्नेचर कर रहे हैं। अब लोग जो है तांता लगा हुआ है, लोग सिग्नेचर कर रहे हैं और उनको पूछा जा रहा है क्या आप कहाँ से आए, कहाँ अध्यक्ष है, कार्याध्यक्ष है, फ्रंटल के आप कौन से स्थान पर है, कौन से जिले में है, कौन से तालुका, सब तो लिखाया जा रहा है। अब वो जो है वो सबके सामने है भाई। कितने लीडर आ सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो आप देखेंगे स्टेज के ऊपर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बैठक में शरद पवार को लेकर कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि सबके सामने खलनायक के रूप में दिखाया गया, लेकिन मेरे मन में अब भी उनके लिए सम्मान है। उन्होंने शरद पवार का आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि आप 83 वर्ष के हैं, क्या आप रुकने वाले नहीं हैं? अजीत पवार ने कई राज भी खोल दिए। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने उन्हें बताया था कि 2024 में मोदी ही आएंगे। अजीत ने यह भी कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। देशाला मी आजही सांगतो, त्यांनी आम्हाला दादा सांगितलं, नरेंद्र मोदी साहेबांच्या शिवाय 2024 मध्ये पर्याय नाही, ही वस्तुस्थिती है। भतीजे की चाचा के लिए रिटायर हो जाने वाली टिप्पणी पर शरद पवार गुट का कहना है कि 82 साल का शेर अब भी जिंदा है, लेकिन अब लड़ाई एनसीपी के सिंबल तक आ चुकी है। पार्टी के दो फाड़ होने के बाद शरद पवार और अजीत पवार दोनों का ही दावा सिंबल पर है। हालांकि शरद पवार ने कहा कि पार्टी का चुनाव चिन्ह हमारे पास है, वो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अजीत पवार ने भी ताकत दिखा दी है। ऐसे में सिंबल की लड़ाई आसान नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मुंबई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सियासी हवा की रफ्तार तेज हो गई है। दिग्गजों के दौरों ने मौसम का मिजाज चुनावी बना दिया है। पीएम मोदी भोपाल और शहडोल के बाद अब रायपुर का दौरा करने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी के रायपुर दौरे से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं। वहीं राहुल गांधी अगस्त के पहले सप्ताह में विंध्य इलाके से मध्य प्रदेश में चुनावी मिशन की शुरुआत करने वाले हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सिर्फ मानसून ही नहीं, बल्कि सियासी मौसम की तेज हवाएं भी अपना असर दिखाने लगी हैं। दोनों सूबों में असल मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। दोनों ही दलों ने मिशन इलेक्शन को एक्टिव कर दिया है। अमेरिका और इजिप्ट के दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी ने चुनावी राज्यों का रुख कर दिया है। भोपाल और शहडोल के बाद अब 7 जुलाई को पीएम मोदी रायपुर आ रहे हैं। एक तरफ जहां पीएम मोदी सौगातें दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की बखिया भी उधेड़ रहे हैं। बात पीएम मोदी के रायपुर के दौरे की करें तो उनसे पहले गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच गए हैं। अमित शाह का ये दौरा अहम है, क्योंकि इस दौरान सूबे के टॉप लीडरशिप के साथ बैठक में चुनावी एक्शन प्लान को फाइनल टच दिया जा सकता है। पूर्व सीएम रमन सिंह का कहना है कि चुनावी रणनीति और प्लानिंग के लिहाज से ये बैठक काफी अहम है। क्योंकि संगठन की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण विषयों में चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, संगठन मंत्री जी रहेंगे, माथुर साहब की उपस्थिति रहेगी और
प्रमुख लोगों को बुला के अलग अलग बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव की दृष्टि से चुनावी रणनीति के संबंध में और क्या कार्य योजना प्रदेश ने बनाया है और क्या राष्ट्रीय स्तर में उनका मार्गदर्शन मिलेगा। पीएम मोदी ने शहडोल दौरे के दौरान जिस तरह सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन का आगाज किया और आदिवासी गांव में चौपाल लगाई, उससे कांग्रेस की चिंता भी बढ़ी है। सूबे में आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए अब खुद राहुल गांधी मैदान में नजर आने वाले हैं। अगस्त के पहले हफ्ते से राहुल गांधी का विंध्य से मिशन मध्य प्रदेश शुरू होने वाला है। खास बात यह है कि राहुल गांधी का फोकस आदिवासी इलाकों पर है, तो प्रियंका गांधी की शहरी इलाकों में चुनावी बिगुल फूंकने की तैयारी है। हालांकि एमपी में बीजेपी को उम्मीद है कि कांग्रेस किसी को भी चुनावी रण में उतार दे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना। पहले बहन को भेजा ये टेस्ट करने के लिए कि मैं जाऊं कि नहीं, क्योंकि पिछली बार मैं झूठे वादे करके आया था। राहुल गांधी ये सोचते रहे और उसके बाद विदेश तफरी करने गए और अब फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। लेकिन उसके पहले उनके स्वागत की तैयारियां ग्वालियर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अच्छी तरह आपसी जूतम पेजार करके कर दी है। मेरा उनसे आग्रह है कि मध्य प्रदेश की गरिमा का तो ख्याल रखो भाई। मध्य प्रदेश में मेहमान आ रहे हैं, राहुल भाई, प्रियंका जी आई, उनके सामने तो कम से कम हम कुछ परिचय दो, अराजकता मत करो, आपसी जूतम पेजार, सर फुटअव्वल, लात घूसे, ये जब वो आए तब बंद कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कांग्रेस अपने चरित्र के अनुसार ही आचरण कर सकती है, लेकिन फिर भी हमारा काम समझाने का है। देखिए, सबसे पहले हम सब ने देखा कि आदरणीय प्रियंका जी आई, जबलपुर में एक बड़ी रैली को संबोधित किया और उसके बाद जो है भाजपा में खलबली मच गई, भगदड़ मच गई एकदम। तो उसको देखते हुए आप देखें भाजपा के नरेंद्र मोदी जी ने भी ताबड़तोड़ रैलियां की और चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता नेता चाहता है कि अधिक से अधिक योगदान दे पाएं। तो इसी तारतम्य में आप देखें हमारे कई केंद्रीय नेता खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी आने वाले समय में दौरे करेंगे। उसमें विंध्य भी हो सकता है, उसमें आप देखेंगे ग्वालियर में भी दौरा प्रस्तावित है, इंदौर क्षेत्र में भी जाएंगे। सब इसलिए कि हमारे नेता पार्टी को मजबूती देना चाहते हैं। बहरहाल दोनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस ने मिशन मोड ऑन कर दिया है। मानसून सीजन में बारिश कितनी होगी इसका तो पता नहीं, लेकिन दिग्गजों के दौरों की बाढ़ जरूर देखने को मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीधी के शैतान पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आदिवासी युवक पर पेशाब किए जाने का मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश हैरान है। सरकार सख्त है। आरोपी प्रवेश शुक्ला गिरफ्तार हो चुका है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एनएसए की कार्रवाई भी की गई है। आरोपी का घर भी जमींदोज कर दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है। इस बीच घटना में नए नए मोड़ आ रहे हैं। कभी शपथ पत्र आता है, कभी फरियादी गायब हो जाता है। आरोपी के परिजन भी सामने आते हैं, पूरी घटना को साजिश बताते हैं और इस बीच सियासत भी जारी है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अब कल पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वाले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी जांच कमेटी की बात कह रही है। सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब करने के मामले में सरकार की सख्त के बाद एक्शन जारी है। आरोपी प्रवेश शुक्ला पर एनएसए लगाया गया है और उसे केंद्रीय जेल रीवा में रखने के निर्देश दिए गए हैं। आरोपी का घर भी जमींदोज कर दिया गया है। बुलडोजर लेकर पहुंची प्रशासन की टीम ने प्रवेश के घर को गिरा दिया। प्रवेश शुक्ला द्वारा एक एसटी वर्ग के व्यक्ति से अमानवीय व्यवहार किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने से उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य में उनका पुराना रिकॉर्ड देखा गया जिसमें और अपराध दर्ज हैं। जमीन के वैधानिकता की जांच कराई गई जिसमें पाया गया कि उनका जो है मकान 1/3 भाग पर अवैध रूप से निर्मित है, वही हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इस घटना के बाद सीधी से लेकर भोपाल तक हलचल मची है। सीएम शिवराज ने खुद इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की बात कही और उसके बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में आया और ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। ज्ञान में आया, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए। गिरफ्तारी के साथ साथ एनएसए लगाने के आदेश दिए। गिरफ्तारी हो गई है, एनएसए की कार्रवाई हो रही है। तो ये कोई माफ करने वाला थोड़ी है, ये तो बहुत गंदा काम था। प्रवेश शुक्ला का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो आदिवासी युवक पर पेशाब करता नजर आ रहा था। प्रवेश शुक्ला बीजेपी नेता बताया जा रहा है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वो बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि रह चुका है। हालांकि अब वो जेल की हवा खा रहा है। घटना सामने आने के बाद आरोपी फरार था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के परिजनों को हिरासत में लिया और बाद में आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया।
रेगुलर रूप से जो है थाना, विभिन्न थानों की हमने पुलिस टीम बनाई थी और रेगुलर रूप से ये अपना जो है क्षेत्र में जो है सूचना संकलन कर रहे थे, विभिन्न जगह पर दबिश दे रहे थे। इसी आधार पर जो है लगभग रात्रि 2 बजे के आसपास जो है आरोपी को जो है हिरासत में लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ के प्रकरण में अग्रिम विवेचना की। पुलिस की कार्रवाई के बीच फरियादी का शपथ पत्र सामने आ गया, जिसमें वीडियो को झूठा और फर्जी बताया गया था। लेकिन इस शपथ पत्र पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रवेश के परिजनों का कहना है कि वो 29 जून से गुमशुदा था। परिजन उसे साजिश के तहत फंसाने के आरोप लगाने लगे हैं। जिस वीडियो के बाद प्रवेश को गिरफ्तार किया गया, उस वीडियो को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस अब ये बता रही है कि वीडियो नया नहीं बल्कि 1 से 1.5 साल पुराना है, जिसे दीनदयाल साहू नाम के शख्स ने बनाया था। पुलिस वीडियो बनाने वाले शख्स की गिरफ्तारी की बात भी कह रही है। पूछताछ आरोपी से हुई है और जिसने बताया है कि जिसके द्वारा वीडियो बनाई गई है उसको भी अपन अभी सह आरोपी बना रहे हैं और जिसने वीडियो वायरल किया है उसके संबंध में भी अभी लिखा पढ़ी की जा रही है और वरिष्ठ अधिकारियों से राय ले जाकर उसमें भी कार्रवाई करेंगे। कुल मामले में कितने आरोपियों को बनाए गए? अभी तो 2 आरोपी बने हुए हैं और अब जैसे दिशा निर्देश प्राप्त हो जाएंगे तो उसमें भी आरोपी की संख्या बढ़ाई जाएगी। वीडियो कब की बताई जा रही है? कहा जाता है वीडियो लगभग 1.5 से 2 साल के बीच की बताई जा रही है और किसी रंजिशनवश अभी वायरल हुई है। आरोपी पर एक्शन और साजिश के आरोपों के बीच इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना के खुलासे के बाद फरियादी लापता क्यों है? फरियादी ने किन हालात में ये शपथ पत्र दिया था? क्या फरियादी पर किसी तरह का दबाव है? अगर शपथ पत्र सही है तो फरियादी की पत्नी थाने क्यों पहुंची? शपथ पत्र से केस पर कितना असर होने वाला है? वीडियो पुराना बताया जा रहा है तो क्या मामला कमजोर पड़ जाएगा? अगर आरोपी निर्दोष है तो फरार क्यों हुआ था? इस घटना के सामने आने के बाद सियासत जारी है। कांग्रेस इस मामले को लेकर हमलावर है। कमलनाथ बीजेपी नेताओं पर सत्ता के गुरूर में चूर होने के आरोप लगा रहे हैं। उधर मायावती ने भी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि सियासत के बीच शासन प्रशासन सख्त है। आरोपी का घर जमींदोज करने के साथ ही उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 सीधी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा और दिव्य दरबार को लेकर दिल्ली वासियों में उत्सव का माहौल है। 6 जुलाई से 8 जुलाई तक दिल्ली में बाबा का दरबार लगने वाला है और इसके लिए तैयारियां भी बेहद भव्य रूप से की जा रही। बागेश्वर धाम के महाराज का चमत्कार देखने के लिए दिल्ली बेसब्र है। 6 से 8 जुलाई तक दिल्ली में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ संतों का इतना बड़ा समागम होने वाला है जैसा दिल्ली ने पहले नहीं देखा होगा। जी हां, राजधानी दिल्ली में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा होगी और खुलेगा पर्चा। दिल्ली में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार को लेकर उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लाखों श्रद्धालुओं के लिए यहां तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल, दिल्ली वालों को भी जरूर मिलने का, उनसे मिलने का और उनके चमत्कार को देखने का मौका मिलेगा और दिल्ली वाले तो बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बागेश्वर गुरुजी का, उनका हनुमान कथा सुनने का और जो उनका जो जिस तरह से पर्चा खुलता है, पता नहीं किसका पर्चा खुलेगा। दिव्य दरबार के लिए दिल्ली में भव्य मंच और पंडाल बना है। जिस मंच पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बैठने वाले हैं वो 160 फीट लंबा और 50 फीट ऊंचा है। आयोजकों का दावा है कि ऐसा भव्य मंच पहले नहीं देखा होगा। आयोजन स्थल पर 3 पंडाल बनाए गए हैं। एक पंडाल में खुद धीरेन्द्र शास्त्री मौजूद रहेंगे, जबकि 2 पंडालों में दर्जन LED स्क्रीन लगाई गई हैं। यानी तीनों पंडाल में बैठे हजारों भक्त बाबा को लाइव देख और सुन पाएंगे। जो भव्य मंच आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि अमूमन जितनी कथाओं में आज तक के पंडाल भव्य मंच ऐसे लगे हैं वो लगभग 70-80 फुट के लगते हैं। पहली बार 160 फुट का ये मंच लगने जा रहा है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 50 फुट ऊंचा ये मंच लग रहा है, जो जमीन से धरातल से 50 फुट ऊंचा। तो अपने आप में भव्य और दिव्य होने वाला है। जैसे ये तैयार होगा और
प्रभु खुद इस पे विराजमान होंगे, मेरे बालाजी सरकार, तो इसकी भव्यता एक अलग ही रूप ले रही होगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन के लिए आने वाले हजारों लाखों भक्तों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया है। यहाँ पर चाय, नाश्ता, 3 वक्त का खाना और पानी सब कुछ भक्तों को फ्री मिलेगा। लोगों के लिए भंडारा बन रहा है। सुबह का ब्रेकफास्ट में चाय होगी और नाश्ता बनेगा। उसके बाद हमारे पास दोपहर के खाने भोजन की पूरी व्यवस्था है और रात को भी पूरा भोजन, दाल, चावल, रोटी वगैरह सब चीजें बनाई जा रही है सूखी सब्जी के साथ। ये भव्य कार्यक्रम दिल्ली के IP एक्सटेंशन के उत्सव ग्राउंड में हो रहा है। आयोजकों का कहना है कि आयोजन समिति और दिल्ली पुलिस ने इसके लिए बड़ी तैयारी की है। दिल्ली पुलिस के सैकड़ों पुलिसकर्मी और हजारों वॉलंटियर्स यहां तैनात रहने वाले हैं। ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली वासियों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें जाम और असुविधा से बचने के लिए तमाम जानकारियां और हिदायतें दी गई हैं। आयोजकों का कहना है कि दिल्ली की धरती से संतों की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए रचना की रिपोर्ट। तो इन दिनों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हर तरफ दरअसल छाए भी हुए हैं। अभी हाल ही में उनका जन्मदिन गया और हमने देखा कि कैसे जन्मदिन पर नोटों की बारिश होती नजर आई और मंच पर नोटों की चादर बिछ गई थी। गुजरात का दौरा पहले वो कर ही चुके हैं, अब दिल्ली जाने वाले हैं और इसके लिए यहाँ पर भव्य तैयारियां और कितना भव्य यहाँ पर मंच तैयार किया गया है और साथ ही साथ जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनके लिए भी बड़ी तैयारियां की गई हैं। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करते हैं। अंटार्कटिका अपने आप में एक बड़ी ही रहस्यमयी जगह है। यहाँ के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो बड़ी रोचक भी हैं और इन तमाम तथ्यों के बीच ही ब्लड फॉल्स अपने आप में एक बड़ा रहस्य है, खूनी झरना। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने का दावा किया है। इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पृथ्वी के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित अंटार्कटिक महाद्वीप में बहने वाले खूनी झरने की पहेली सुलझ गई है। करीब 112 साल बाद वैज्ञानिकों ने ये पता लगा लिया है कि आखिर पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढके इस महाद्वीप में ये लाल रंग के पानी वाला झरना क्यों बहता है। ये वो क्षेत्र है जहां सूरज की रोशनी महीनों तक नसीब नहीं होती। अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई नहीं रहता। खून के इस झरने की खोज सबसे पहले ब्रिटिश खोजकर्ता थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने 1911 में की थी। 112 साल पहले 1911 में ब्रिटिश खोजकर्ता ने अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर पर खून का झरना बहते देखा था। यहाँ दूसरी दुनिया के जीवों की मौजूदगी की आशंका थी। ये खूनी झरना अंटार्कटिका के विक्टोरिया लैंड पर है। खून का ये झरना कई दशकों से बह रहा है। ग्लेशियर का ये खून नमकीन सीवेज है जो एक बेहद प्राचीन इकोसिस्टम का हिस्सा माना जा रहा है। झरने में लोहे के साथ साथ कई और तत्व निकल रहे हैं। लाल पानी वाले झरने के रहस्य को समझने के लिए शक्तिशाली ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ प्रकार के खनिज खूनी पानी का कारण बन रहे थे। हालांकि वैज्ञानिक सही उपकरणों की कमी की वजह से ग्लेशियर के नीचे जीवन के स्वरूप का पता नहीं लगा पाए। मुमकिन है मंगल पर जीवन की खोज में पाए गए रोवर भी बर्फीले पिंडों के नीचे मौजूद सभी जीवन रूपों का पता लगाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। यहाँ बैक्टीरिया बिना फोटोसिंथेसिस के ही जी रहे हैं और नए बैक्टीरिया पैदा कर रहे हैं। इस जगह का तापमान दिन में -7 डिग्री सेल्सियस रहता है। खून का झरना अत्यधिक ठंडा है। ये ज्यादा नमक होने की वजह से बहता रहता है, नहीं तो जम जाता। दिक्कत यह है कि इंसानों के पास ऐसी तकनीक, रोबोट या यंत्र नहीं है जो ग्लेशियर की गहराई में मौजूद किसी जगह की डिटेल जानकारी निकाल सके। अगर यहाँ की स्टडी करने का मौका और मिले तो ये भी पता चल सकता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब तक ये सबसे बड़ी मिस्ट्री ये कही जाती थी, खून का झरना, लेकिन इसको भी सुलझाने का दावा कर लिया गया और इसी के साथ इस